हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल क्विक केमिस्ट्री में। ये हमारा विलेन चैप्टर का लेक्चर 3 है। इससे पहले अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट से। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो हमने कल बात की थी कि ठोसों की द्रव में विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम बात करेंगे कि ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है। तो हमने ताप के बारे में क्या बताया था कि यदि अभिक्रिया ऊष्माशोषी हो रही है विलेय और विलायक के बीच तो क्या होगा, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, और यदि ऊष्माक्षेपी है तो विलेयता घटेगी अगर हम ताप बढ़ाएंगे तब। लेकिन अगर दाब की बात करें तो अगर ठोस पर हम जब कोई दबाव लगाएंगे तो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है ना, क्योंकि ठोस क्या होते हैं, मतलब थोड़ा सा अंदर से उनके अंतराणिक बल बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिससे ताप का बहुत ज़्यादा दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या कहेंगे हम कि दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है कब, यदि हम ठोसों की द्रव में विलेयता पर बात करें तो। अगला हमारा टॉपिक है गैसों की द्रव में विलेयता। कि मान लीजिए कोई आपके पास द्रव है, उसमें आपको गैस को घोलना है, तब उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उससे रिलेटेड हम क्या पढ़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि गैसों की द्रव में विलेयता, तो इसके लिए हेनरी का नियम होता है। अब इसके लिए मैं एग्जांपल थोड़ा ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई बॉटल है, इसमें कोई द्रव भरा हुआ है, ठीक है। ऊपर से हम कोई गैस इसमें भरना चाह रहे हैं, तो अगर हम भरेंगे तो ये क्या होगा, अगर हम इसे घुलित अवस्था में पाना चाह रहे हैं कि ये गैस जो है इसमें द्रव में घुल जाए, तो इसके लिए क्या विलेयता में क्या विलेयता है इसकी, क्या इसमें फर्क पड़ेगा, इस टाइप से। तो इसके लिए होता है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है? हेनरी का नियम कहता है स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, कॉमा। अब देखिए एक बात समझिए, मान लीजिए हम गैस इसमें डाल रहे हैं, तो ये गैस कब ज्यादा इसमें घुलित होगी, जब हम गैस के साथ ऊपर कुछ प्रेशर भी लगाएं, या मान लीजिए जिस गैस का जितना प्रेशर ज्यादा होगा। अब मान लीजिए गैस है, द्रव है, ये कोई डिब्बा है, ऊपर से हम गैस डाल रहे हैं, तो ऊपर से जितना दाब देंगे उतना ही क्या गैस नीचे आएगी, जितनी नीचे आएगी उतनी क्या होगी, घुलित होगी। तो क्या कहता है हेनरी का नियम, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब या उस गैस पर लगने वाले दाब के समानुपाती होती है। हेनरी का नियम, इस नियम के अनुसार यहां पर लिख देंगे, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव की विलेयता उस गैस के आंशिक दाब या उस गैस पर लगने वाले दाब के समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब क्या होता है, अब जैसे बात करें अगर आंशिक दाब मान लीजिए P है और विलेयता मान लीजिए x है, तो क्या होगा, ये समानुपाती हैं। समीकरण ये हो गई एक। समानुपाती का मतलब क्या होता है, समानुपाती का मतलब होता है अगर हम P बढ़ाएंगे तो विलेयता x क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, P घटाएंगे तो विलेयता x क्या होगा, घट जाएगी। तो अगर ये समानुपाती का चिन्ह है, अगर ये हटेगा तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट आता है KH और इंटू x, ये हो जाता है फार्मूला हेनरी के नियम का, जहां P क्या है, गैस का आंशिक दाब है, x क्या है, गैस की द्रव में विलेयता। अब एक बात समझिए, गैस द्रव में घुल रही है, मतलब क्या है, गैस और द्रव दोनों मिलकर एक विलयन बना रहे हैं। अब विलयन में अगर हमें गैस की विलेयता निकालनी है तो एक प्रकार से ये क्या है, हम गैस का मोल अंश निकाल रहे हैं कि टोटल मोल में से कितने मोल गैस के हैं। तो इसके लिए हम यक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर गैस की द्रव में विलेयता, और विलेयता जो होती है इसको क्या दर्शा सकते हैं इस नियम में
बराबर गैस का मोल अंश या प्रभावी, दोनों एक ही बात है। KH की बात करें तो KH क्या है? KH है हेनरी स्थिरांक। ये KH एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू एक फिक्स दी होगी, हर एक गैस के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो ये हमारा हो गया गैस हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर यदि हम किसी गैस को द्रव में घोलना जा रहे हैं तो जितना भी गैस का आंशिक दाब होगा या फिर जितना दाब हम ऊपर से लगाएंगे उसके समानुपाती होगा क्या कि कितनी गैस उसमें घुल रही है, मतलब उसकी विलेयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होगी। समानुपाती का मतलब यदि हम गैस का दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी और गैस का दाब घटाएंगे तो विलेयता घटेगी। अब अनुप्रयोग पढ़ लेते हैं हेनरी के नियम की कि हेनरी के नियम के क्या उपयोग हैं। ये बात करते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की। तो इस हेनरी के नियम के दो मेन अनुप्रयोग हैं। कौन से? नंबर एक, पेय पदार्थों में, जैसे आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जैसे पेप्सी, कोका कोला, इन सब के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इसमें क्या है, जब आप उसका ढक्कन खोलते हैं तो अचानक से गैस ऊपर आती है, मतलब उसमें क्या है, गैस पहले से उसमें घुली हुई है। तो उसको गैस को किस प्रकार से घोलते हैं? करते क्या है, पहले अपना द्रव ले लेते हैं जो आपकी पेप्सी बनी हुई है, फिर उसको CO2 को अधिक दाब पर, जितना ही दाब लगाते हैं उतनी ज़्यादा उसमें घुलती है क्योंकि उसमें CO2 गैस पाई जाती है। तो CO2 को आसानी से दाब की सहायता से उसमें घोल देते हैं। और ये जो अनुप्रयोग होता है वह किस पर आधारित है? हेनरी के नियम के अनुप्रयोग पर। तो पेय पदार्थों में CO2 को घोलना हेनरी के नियम पर आधारित है। दूसरा हमारा मेन उपयोग गोताखोरों के उपयोग में, जैसे जो गोताखोर होते हैं जैसे समुद्र में, या फिर जो लोगों की जान बचाते हैं, जैसे जो डूबने वाले में या फिर जो समुद्र में पेट्रोलिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको गोताखोर कहते हैं। तो गोताखोरों के रूप में कैसे उपयोग की जाती है? अब जैसे जब वो समुद्र के अंदर जाते हैं तो क्या है, दाब बहुत ज्यादा होता है। तो चूंकि दाब बहुत ज्यादा होता है तो हमने हेनरी के नियम से पढ़ा है कि P प्रोपोर्शनल X, मतलब जितना दाब बढ़ेगा उतना विलेयता बढ़ेगी। तो होता क्या है, जब बहुत ज्यादा दाब बढ़ जाता है तो जो उनके पास गैस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, हीलियम है, ये जो है बहुत तेजी से रुधिर में, रक्त में पहुंचने लगती है, खून में पहुंचने लगती है, जिससे क्या होता है, रक्त प्रवाह बंद होने लगता है, जिससे उनकी जान पर भी खतरा आ सकता है। तो इसलिए वो करते क्या हैं कि जो तनु हीलियम है, तनु हीलियम को ऑक्सीजन के साथ भर देते हैं, साथ उनके जो सिलेंडर होते हैं, गैस सिलेंडर, उसमें भर दिया जाता है, भर दिया जाता है। यह भी हेनरी के नियम पर आधारित है। कैसे भरते हैं? ये भी हेनरी के नियम के अनुसार भरते हैं। अब आगे बात करते हैं राउल्ट के नियम की। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राउल्ट के नियम से पहले हम वाष्प दाब की बात कर लेते हैं, क्योंकि राउल्ट का नियम वाष्प दाब पर ही आधारित है कि वाष्प दाब क्या है। देखिए, वाष्प दाब का हम पहले थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपने कोई भगोना लिया, ये भगोना है, इसमें आपने पानी भर दिया, या फिर ये कुछ भी कोई भी बर्तन, इसमें आपने पानी भर दिया, नीचे से आपने फ्लेम लगा दी। अब होगा क्या, जैसे अब ये पानी है तो ये क्या होगा, धीमे धीमे अपनी वाष्प बनाएगा। कैसे बनाएगा? ये पानी है, धीमे धीमे ये वाष्प में कन्वर्ट होगा। अब मान लीजिए ढक्कन ऊपर से बंद है पूरा, तो अब ये जो वाष्प है ये फिर अब जैसे लगी रहेंगी ऊपर ढक्कन के तले में, उसके बाद क्या है, फिर नीचे आएंगी, ये फिर द्रव में कन्वर्ट होंगी। ये नीचे आ रही है, ये ऊपर जा रही है। तो जो ऊपर जा रही है तो इसको क्या कहते हैं, वाष्पन, और नीचे आने को क्या कहते हैं, संघनन। तो होता क्या है, मान लीजिए ये सब लगातार हो रहा है, हमने फ्लेम जला दी, ये वाष्पन और संघनन हो रहा है।
एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वाष्पन और संघनन एक साथ होगा, मतलब ये दोनों साम्यावस्था में होंगे। तो वाष्प दाब क्या है? साम्यावस्था में, साम्यावस्था में किसी पदार्थ के वाष्प द्वारा बर्तन पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ये बर्तन पर भी लग सकता है, ये पृष्ठ पर भी लग सकता है कि ये जो पानी का पृष्ठ है इस पर भी ये दाब लग सकता है। इसे ही क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। तो अब आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो सब हमारा वाष्प दाब से ही निर्धारित होगा। और जो हमारा राउल्ट का नियम है ये भी इसी से रिलेटेड है। अब बात करते हैं राउल्ट के नियम की। राउल्ट का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आलुओं के लिए बहुत 7-8 सालों में आया है। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम कहता है, अब ये तो हमने मान लिया कि हमने प्योर पानी लिया था। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम शुरुआत में हैं बिल्कुल, और उसमें ऊपर से मान लीजिए हमने नमक डाल दिया, या फिर हमने चीनी डाल दी, या फिर कोई अन्य पदार्थ डाल दिया। तो अब होता क्या है, जैसे जो नॉर्मल वाटर का वाष्प दाब था, जो पानी का वाष्प दाब था, अगर हम नमक या फिर चीनी या फिर कोई अन्य पदार्थ मिला देंगे, ये क्या है? एक तरफ से अशुद्धि है। तो जब हम इसमें कोई अशुद्धि मिला देते हैं तब क्या होता है? वाष्प दाब उसका कम हो जाता है। तो हम इसे ही सबसे पहले लिख लेते हैं, यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय, अब विलेय क्या है? एक प्रकार से अशुद्धि भी तो है, अशुद्धि, विलेय मिलाते हैं तो उस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। ठीक है। अब जैसे पहले हमारे पास नॉर्मल पानी था, वो क्या हो गया? शुद्ध विलायक हो गया। नमक डाल दिया हमने तो ये क्या है? एक प्रकार से विलयन तैयार हो गया। तो मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट जो था, ये हमारा मान लीजिए PO बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, या फिर शुद्ध जल का वाष्प दाब है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। मान लीजिए P क्या है? विलयन का वाष्प दाब है। जो हमारा मान लीजिए हमने कोई सॉल्यूट इसमें पानी में मिला दिया है, तब विलयन का वाष्प दाब है। तब होगा क्या? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम हो जाता है। तो यहां से हम क्या समझे कि जो P है हमेशा P0 से कम होगा, शुद्ध विलायक से कम होगा। और हमारा राउल्ट का नियम है यही कहता है। राउल्ट का नियम, अब ये तो हमारे हो गए नॉर्मल वाष्प दाब की कहानी की, मतलब हम अगर कोई भी उसमें विलय मिला देंगे तब क्या होगा। अब राउल्ट के नियम की बात करते हैं। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार ठीक है। अब मान लीजिए हमने ये पानी का बर्तन लिया हुआ था, ठीक है, इसमें ऊपर से नमक हमने डाला था। तब अगर हम नमक के विद रिस्पेक्ट में
मान लीजिए नमक के विद रिस्पेक्ट टू में हमें वाष्प दाब निकालना है कि नमक का वाष्प दाब, नमक के कारण कितना वाष्प दाब उत्पन्न हुआ, तो हम राउल्ट के नियम से इसको निकाल सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी विलयन में उसके किसी घटक के कारण उत्पन्न वाष्प दाब, या फिर उत्पन्न क्या होगा, अब जैसे टोटल वाष्प दाब था तो मान लीजिए किसी घटक के कारण उत्पन्न हो रहा तो क्या होगा, ये आंशिक दाब, आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अब किसी विलयन में उपस्थित उसके किसी घटक के कारण, मान लीजिए कोई भी विलयन है उसमें दो घटक हैं और एक हमारा घटक जो होगा शुद्ध विलायक हो गया, दूसरा घटक हमारा विलेय हो गया। तो मान लीजिए हमें विलेय के बारे में निकालना, मान लीजिए विलेय का आंशिक दाब कितना है, PI। मान लीजिए नमक के कारण जो उत्पन्न आंशिक दाब हो गया वो PI हो गया। तो PI को हम कैसे निकालेंगे, तो PI किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके मोल अंश के, हो जाएगा XI के, क्योंकि XI का मोल प्रभाज है। अगर ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, PI इक्वल टू XI है। अब हमें क्या चाहिए, देखिए हमारे पास शुद्ध विलायक का कितना था, P0, और ये क्या होगा, हमेशा ही कम हो जाएगा। ये तो हम जानते हैं कि हमेशा ही P0 जो है क्या होता है, टोटल विलयन के वाष्प दाब से ज्यादा होता है। तो PI क्या होगा, XI इंटू P0। मतलब अगर हम मोल प्रभाज के उसके टोटल शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से अगर गुणा कर दें तो हमें उस घटक का आंशिक दाब मिल जाएगा। ये कहता है हमारा राउल्ट का नियम। अब इस पर मैं एक एग्जांपल देता हूं तो आपको शायद और अच्छे से समझ में आए। माना कोई शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है, व उसमें दो घटक 1,2 उपस्थित हैं, तब राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होगा, अगर हम P1 निकालें, मतलब 1 के रिस्पेक्ट में आंशिक दाब, तो क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू X1 और इंटू क्या हो जाएगा, P0, क्योंकि हमें क्या है, वाष्प दाब विलायक का पता हुआ है। अगर हम P2 की बात करें, P2 इक्वल टू X2 इंटू P0, समीकरण 2। अब अगर कोई आपसे टोटल पूछे, कुल विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P इक्वल टू टोटल क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, तो हो जाएगा X1 P0 प्लस, एक मिनट, ये हो जाएगा P1 X1 प्लस P2 X2, P1 X1 प्लस P2 X2, P1 नॉट X1, P2 नॉट X2। अब इसको मैं बताता हूँ एक अच्छे तरीके से। देखिए ये P1 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा। देखिए हमने घटक जो लिए हैं, देखिए मान लीजिए कोई भी विलयन में हमने दो घटक मिलाए हुए हैं विलायक को छोड़कर,
तो घटक मिलाने पर होगा क्या कि जो ये 1 है, 1 के रिस्पेक्ट में मान लीजिए, अब ये हमारा प्योर 1 था, मान लीजिए इसका कुछ P1 नॉट है वास्तव, मतलब ये 1 के कारण जो इसका सेपरेट अलग से जितना वास्तव आएगा P1 नॉट, 2 के रिस्पेक्ट में P2 नॉट, तब क्या होता है जो आंशिक दाब वो होगा P1 इक्वल टू P1 नॉट x1 यहाँ से, और अगर हम P2 की बात करें तो P2 इक्वल टू P2 नॉट x2 यहाँ से, तो टोटल वास्तव क्या हो जाएगा P बराबर P1 प्लस P2, तो P बराबर P1 x1 प्लस P2 x2, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, और अगर आपको कोई इसमें समझने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। अब आगे बात करते हैं अन्य चीजों के बारे में। देखिए अब बात करते हैं आदर्श विलयन व अनादर्श विलयन की। तो होता क्या है, ऐसे विलयन जो स्थिर ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं, तथा ऐसे विलयन जो स्थिर ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो आदर्श विलयन की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे विलयन जो स्थिर ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। देखिए जैसे, और इनकी कंडीशन क्या है, इन विलयनों के लिए जो आदर्श विलयन होंगे के लिए होता क्या है, जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होगी, मतलब जब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट विलेय और विलायक को मिलाया तो जो मिक्सिंग होगी उसकी जो एंथैल्पी निकलेगी, मतलब जो हमें या तो ऊर्जा देनी पड़ेगी या फिर ऊर्जा लेनी पड़ेगी, वो हमेशा 0 के बराबर होगी। और जो वॉल्यूम होगा डेल्टा वी मिक्सिंग, ये भी 0 बराबर होता है, और डेल्टा पी तो 0 होता ही है, और डेल्टा टी भी 0 होता है आदि। तो ये पहचान है किसकी, आदर्श विलयन की उदाहरण। और एक चीज, आदर्श विलयन तभी बनते हैं जब दो एक प्रकार के मॉलिक्यूल आपस में मिक्स किए जाते हैं, जैसे हमारा n हेक्सेन व n हेप्टेन है, n हेक्सेन व n हेप्टेन, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, दोनों ही हाइड्रोकार्बन हैं, दोनों ही एल्केन हैं। तो दोनों का क्या है, जो हमारे गुण हैं, मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण हैं, वो सब एक समान है, और रासायनिक गुण भी लगभग एक ही समान है। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो दोनों क्या है, एक टाइप से एक विलयन देंगे, आपस में घुल जाएंगे आसानी से, और जो इनके अंतराण्विक बल होंगे वो एक जो पहले हमारा इनके इंडिविजुअल विलय थे उनके ही बराबर होंगे, इसलिए ये क्या है, एक आदर्श विलयन का निर्माण करेंगे। अनादर्श विलयन की बात करते हैं तो सेम आदर्श के उल्टा हो जाएंगे, यहाँ पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, इसमें पालन नहीं करेंगे। ऐसे विलयन जो स्थिर ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, कॉमा अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब सीधी सी बात, अब यहां पर बराबर 0 था, यहां पर बराबर नहीं होगा। इन विलयनों के लिए डेल्टा H मिक्सिंग जो होगा ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, डेल्टा V मिक्सिंग जो होगा
ये भी इज नॉट इक्वल टू 0। ये सब इनकी क्या है, पहचान है। उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे आदर्श विलयन एक जाति के लोग बनाते थे उसी प्रकार अनादर्श विलयन अलग जाति के लोग बनाएंगे। जैसे हमारा जल क्या है, एक ध्रुवीय विलायक है, और ये हेक्सिन वगैरह क्या है, अध्रुवीय विलायक है, ये कार्बनिक विलायक है। तो ये दोनों आपस में घुलेंगे ही नहीं, और जो घुलेंगे भी तो आदर्श विलयन नहीं बनाएंगे। जैसे H2O हुआ हेक्सेन का विलयन का विलयन। तो ये हमारे बात होगी आदर्श व अनादर्श विलयन की। अब बात करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म की। तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज इनका थोड़ा सा इंट्रो देने के बाद ही आज हम इस वीडियो को एंड करेंगे, और बाकी चीजें कल पढ़ेंगे। अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म इसको कहते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। नाम से ही पता चला कि अणुसंख्यक गुणधर्म, अणु का मतलब अणु हो गए, संख्यक का मतलब संख्या, और गुणधर्म तो गुण होते ही हैं। तो मान लीजिए विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित अणुओं या परमाणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अब अणुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा यह होगी कि ऐसे गुण विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित अणुओं या परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो विलयन के ऐसे गुण जो उसमें उपस्थित अणुओं या परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। नंबर 2, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। नंबर 3, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। नंबर 4, परासरण दाब। तो ये चार हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कल इसमें से कम 2 हम खत्म कर देंगे, और उसके बाद 2 और खत्म हो जाएंगे। तो मतलब अगले 2 से 3 लेक्चर में ये चैप्टर एंड होने वाला है। बस ओनली 2 से 3 लेक्चर ही बचे हैं इस चैप्टर में, उसके बाद ये चैप्टर खत्म, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर चालू करेंगे। तो अगर आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।